So now in this lecture we start our discussion with the second law of thermodynamics. तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ वेरी वेरी डिफरेंट बिकॉज इसमें एक नया थर्मोडायनेमिक फैक्टर हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है. एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड लॉ सबसे अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में ही दी गई है. दैट इज़ वाई आई हैव प्रेफर्ड टू टीच इट डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी. ओके, so you need to understand the concept behind this new factor entropy that we are going to introduce soon. देखो फर्स्ट लॉ की जो लिमिटेशन थी कि फर्स्ट लॉ आपको ये बताता है कि कोई भी प्रोसेस हुआ उसमें हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई, कितनी रिलीज हुई, व्हाट वाज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन कितना हुआ, ठीक है. बट इट डजंट टेल यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो. फॉर एग्जाम्पल, जब आप मेल्टिंग की बात करते हैं, कोई भी सब्सटेंस मेल्ट कर रहा है, तो मेल्टिंग हमेशा, अगर हम आइस की बात करें तो आइस 0 डिग्री से हायर टेम्परेचर पे ही क्यों मेल्ट होती है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, ठीक है. अगर टेम्परेचर हमारा -5 डिग्री सेल्सियस है तो क्या आइस मेल्ट होगी? डेफिनेटली नॉट. तो क्यों आइस 0 डिग्री के बाद ही मेल्टिंग स्टार्ट होती है, ठीक है. तो फर्स्ट लॉ आपको ये तो बता देगा कि कोई भी प्रोसेस हुआ उसमें हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई, कितनी रिलीज हुई, पर किस डायरेक्शन में हुई. अब अगर एक हॉट बॉडी यहाँ पर रख दी जाए, उसके साइड में एक कोल्ड बॉडी रख दी जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हॉट बॉडी से हीट फ्लो करेगी कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है. तो लेट अस से इसमें क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रही है. अब फर्स्ट लॉ आपको ये बताएगा कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हुई, पर वो ये नहीं बताएगा कि हॉट से कोल्ड की तरफ या कोल्ड से हॉट की तरफ. तो व्हाट इज द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस ये फर्स्ट लॉ नहीं बताता, और कभी भी स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में भी फर्स्ट लॉ नहीं बताता है, ठीक है. तो हाउ एवर द फ्लो ऑफ हीट इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही फ्लो करती है, पर क्यों करती है ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता. इन फैक्ट ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस वेदर केमिकल और फिजिकल विल टेंड टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली इन वन डायरेक्शनल ओनली. जैसे पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है. अब अगर एक रूम में मान लीजिए हम 2 कॉर्नर्स पे 2 अलग अलग परफ्यूम की बॉटल्स ओपन करके रखते हैं, तो इवेंचुअली वो सारी की सारी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल जाएगी. तो ऐसा क्यों होता है कि ये जो गैसेस हैं ये क्यों मिक्स हो रही हैं? वाई दिस मिक्सिंग इज स्पॉन्टेनियस? ऐसा क्यों नहीं होता कि रूम में ऑलरेडी 2 परफ्यूम्स की फ्रेग्रेंस है और वो दोनों अलग अलग होके 2 कॉर्नर्स पे चली जाएं, मतलब एक फ्रेग्रेंस बिल्कुल एक कॉर्नर पे आ जाए और दूसरी फ्रेग्रेंस दूसरे कॉर्नर पे चली जाए. ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है. तो गैसेस हमेशा मिक्स होती हैं, सेपरेट नहीं होती स्पॉन्टेनियसली. तो हर एक केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस एक डायरेक्शन में तो अपने आप होता है स्पॉन्टेनियसली. जैसे पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, ऊपर की तरफ नहीं होगा, बिकॉज दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है. गैस को जो भी अवेलेबल वॉल्यूम मिलेगा वो उसमें एक्सपेंड कर जाती है, उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है. तो ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस है कि कोई रिएक्शन किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है और किस डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, इसको डिफाइन करने के लिए ही सेकंड लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है. अब नेक्स्ट पार्ट देखो, उन्होंने मेंशन किया कि बट हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी ऑन इट्स ओन. कि हीट कभी भी ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की तरफ अपने आप फ्लो नहीं करेगी, बिकॉज दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन. वैसे ही गैस इन अ कंटेनर विल नॉट स्पॉन्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट. तो किसी कंटेनर में अगर गैस रखी गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके एक कॉर्नर पे नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी, ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट फॉर्म कार्बन एंड डाई ऑक्सीजन स्पॉन्टेनियसली. जैसे कि कार्बन को जलाने पे C+O2 से CO2 तो मिलता है, पर CO2 अपने आप O2 और कार्बन में नहीं डिकम्पोज होगा. तो हीट करने पे कार्बन और O2
कंबाइन करके CO2 बना रहे हैं कंबशन में, पर CO2 अपने आप कार्बन और O2 में डिकम्पोज नहीं होता। तो वन डायरेक्शन इज स्पॉन्टेनियस और उससे ऑपोजिट जाने की ट्राई करेंगे तो दैट विल बिकम अ नॉन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन। अब these and many other spontaneously occurring changes show unidirectional change। तो अब हमें लगता है कि what is the driving force of spontaneously occurring changes, ऐसा क्या फैक्टर है जो किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करता है। हमें कैसे पता लगेगी कि ये प्रोसेस फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस होना चाहिए या बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियसली जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हम एस्टेब्लिश करेंगे by using second law of thermodynamics। Now let us first understand what do we mean by spontaneous reaction। Spontaneous क्या होता है? जब भी कोई प्रोसेस अपने आप हो सके बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एक बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि व्हेन देयर इज अ इंस्टेंट रिएक्शन, दो चीज़ों के बीच में इंस्टेंट रिएक्शन होता है, अपने आप हो रहा है, तो वो सोचने में लगता है कि हाँ ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए या नॉर्मल अगर आप इसका रिएक्शन देखो तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू वाटर। ये रिएक्शन तो सबको पता है होता है, हाइड्रोजन गैस को बर्न करने पे वाटर वेपर्स बनते हैं। ठीक है, पर रूम टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे नहीं, रूम टेम्परेचर पे इन दोनों गैसेस को रखा जाए तो आपके रूम में ऑलरेडी हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, पर क्या वाटर वेपर्स बन रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं बन रहे? बिकॉज रिएक्शन तो हो रहा है, ऑल्दो द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, इट इज एन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट, पर ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है, इसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहां पर इस एग्जाम्पल का पर्पस क्या है कि ऐसा मत सोचना कि स्पॉन्टेनियस एकदम से हो जाते हैं, इंस्टेंट में हो जाते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी होने में सालों लग सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? स्पॉन्टेनिटी मीन्स हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, कि किसी भी एक्सटर्नल हेल्प लिए बिना रिएक्शन वो हो सकता है। दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब ये आपको स्पॉन्टेनिटी जो है कभी भी स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताती। जैसे अगर कहा जाए कि H2 और O2 के बीच में जो रिएक्शन है दैट इज स्पॉन्टेनियस, तो आपको ये तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं मिल रहा है इससे कि ये रिएक्शन फास्ट है, स्लो है या बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है ना, अब स्पॉन्टेनिटी की बात करें तो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, वो अपने आप आ रहा है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल। ठीक है, एंड इट मे ओनली बी रिवर्स्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। तो इसको रिवर्स करने के लिए हमें एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत या एक्सटर्नल वर्क डन, कुछ इस तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट कैन बी द क्राइटेरिया, कि स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने वाले क्राइटेरिया क्या हैं। पहला चीज़ मान लेते हैं कि अब आपने फिजिक्स में या जनरल साइंस में ऐसे पढ़ा होगा कि सिस्टम हमेशा अपनी एनर्जी को कम करने की ट्राई करते हैं, कि एनर्जी जितनी कम होती है उतना ही कोई सिस्टम स्टेबल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचें कि लोअरिंग ऑफ एनर्जी एक क्राइटेरिया हो सकता है, कि अगर एनर्जी कम हो जाए किसी रिएक्शन में तो शायद वो स्पॉन्टेनियस हो। एनर्जी कम कैसे हो सकती है? कोई रिएक्शन अगर हीट रिलीज कर रहा है, उसका डेल्टा H नेगेटिव है, तब तो उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो शायद ये क्राइटेरिया हो स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज डिक्रीज इन एंथैल्पी अ क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो कुछ ऐसे रिएक्शन देखते हैं जहां पर एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, मतलब डेल्टा H नेगेटिव है। तो देखो, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस जब जलता है तो डेल्टा H ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होता है, और कंबशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक बार कंबशन स्टार्ट हो गया उसके बाद तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो
स्पॉन्टेनियस में एक और बात ध्यान में ये रखनी है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कभी कभी सिर्फ इनिशिएट करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होती है, उसके बाद वो अपने आप चलता है, तो कंबशन अपने आप नहीं शुरू होगा। पर वंस कंबशन इज इनिशिएटेड इट विल सस्टेन ऑन इट्स ओन। ओके, तो सारे कंबशन में हीट एनर्जी रिलीज होती है, सारे एक्सोथर्मिक है, तो वहाँ से लगता है कि हाँ शायद एक्सोथर्मिक होना अपने आप में एक क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का। वैसे ही N2+3H2, तो ये जो अमोनिया की फॉर्मेशन वाला रिएक्शन है ये भी एक्सोथर्मिक है। H2+Cl2HCl ये भी एक्सोथर्मिक है। H2+O2 दैट इज कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी एक्सोथर्मिक है। तो इन तीन रिएक्शन को या बाकी के कंबशन रिएक्शन को देख के लगता है कि यस, जो डेल्टा H नेगेटिव वाले रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस तो हैं, ठीक है। तो दस द पोस्टुलेट दैट ड्राइविंग फोर्स फॉर अ केमिकल रिएक्शन मे बी ड्यू टू द डिक्रीज इन एनर्जी साउंड्स रीजनेबल, तो लगता है कि हाँ ये ठीक होगा। पर अब हमारे पास कुछ और ऐसे रिएक्शन भी हैं जिनमें डेल्टा H पॉजिटिव होता है, जैसे कि N2+O2 गिव्स यू NO2, इसका डेल्टा H पॉजिटिव है और स्टिल ये रिएक्शन अपने आप होता है, तो इट इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है ये आपको दिखाया गया है एक्सोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक में H कम होगा, ठीक है, तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी हायर है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी लोअर है, तो ये इतना ड्रॉप आ रहा है एंथैल्पी में, तो दिस इज डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। ओके, एक और रिएक्शन देखते हैं, कार्बन ग्रेफाइट +2 सल्फर गिव यू कार्बन डाइसल्फाइड। ये रिएक्शन भी एंडोथर्मिक है और ये भी स्पॉन्टेनियस है। तो एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस के एग्जाम्पल मिल गए हमें। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, इवेपोरेशन सबसे कॉमन एग्जाम्पल है घर में। तो पानी को वेपर बनने में, H2 लिक्विड से H2O गैस बनने में तो एनर्जी चाहिए होती है, पर फिर भी फर्श पे पड़ा हुआ पानी थोड़ी देर में, कुछ घंटों में अपने आप इवेपोरेट हो जाता है। तो इसको आपने तो हीट नहीं किया, अपने आप हुआ ना ये आस पड़ोस से। अब ऐसा भी नहीं है कि ये गर्मियों में ही होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कैसा क्लाइमेट है, गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, बरसात है, वो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट हो ही जाएगा। तो इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जबकि वो एंडोथर्मिक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं जो एक्सोथर्मिक हैं पर स्पॉन्टेनियस हैं, जो एंडोथर्मिक हैं पर स्पॉन्टेनियस हैं। तो इट मीन्स कि डेल्टा H का पॉजिटिव या नेगेटिव होना कैन नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। अब डेल्टा H जीरो का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब डेल्टा H जीरो का एग्जाम्पल क्या है, लेट अस कंसीडर द डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इनटू ईच अदर इन अ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लोज कंटेनर है विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया कम हो गया। ये जो कंटेनर अंदर रखा है ये टोटल आइसोलेटेड सिस्टम है। लेफ्ट वाले पार्ट में गैस A है, राइट वाले पार्ट में मान लेते हैं गैस B है, और बीच में एक सेपरेटर रखा गया है। अब जब इस बीच में जो सेपरेटर है इसको हटा दिया जाएगा तो गैसेस ऑटोमेटिकली मिक्स होंगी। तो ये जो मिक्सिंग हुई गैसेस की, अब क्योंकि एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो कोई हीट चेंज नहीं होगा, ठीक है, और कोई कंप्रेशन एक्सपेंशन उस तरह का भी, मतलब कोई वर्क डन भी यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा। तो सिस्टम को ना कोई कंप्रेस कर रहा है ना सिस्टम को कोई एक्सपैंड कर रहा है। हाँ, सिस्टम के अंदर गैसेस एक्सपैंड कर रही हैं पर सिस्टम एज अ होल ना तो एक्सपैंड कर रहा है ना कंप्रेस हो रहा है, तो वर्क भी ज़ीरो, हीट भी ज़ीरो, तो डेल्टा U ज़ीरो, और ऑब्वियस सी बात है डेल्टा H भी ज़ीरो। तो ये एक एग्जांपल हो गया जिस केस में डेल्टा H ज़ीरो है पर स्टिल ये होता है, गैसेस तो स्पॉन्टेनियसली मिक्स होती हैं। तो मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जबकि उसमें डेल्टा H ज़ीरो है। क्लियर? अब लेट अस एग्जामिन द प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, बिफोर द पार्टीशन लेफ्ट साइड में A गैस थी,
ठीक है, पार्टीशन के लेफ्ट में गैस ए है, राइट साइड में गैस बी है। पार्टीशन हटाने पे ए और बी गैसेस मिक्स हो गई। मतलब ए गैसेस के मॉलिक्यूल क्यों गए दूसरी तरफ, उनको क्या ज़रूरत थी? एक एक रीज़न ये लगता है कि वो ज़्यादा डिसऑर्डर होना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप अगर क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर क्लासरूम में है तो डेफिनेटली यू आर इन अ ऑर्डर्ड स्टेट, आप शांति से बैठोगे, शोर कम करोगे। बट द मोमेंट टीचर इज़ आउट ऑफ द क्लास दिस इज़ टू मच ऑफ केओस। ठीक है, कोई अपनी सीट से उठ के कहीं चला गया, कोई आवाज़ कर रहा है। ठीक है, तो देर आर, अब उसको अगर आप एज अ सिस्टम मान लो तो क्लास में मान लेते हैं 20 स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर के अंदर और बाहर जाने में जो चेंज ऑफ एनर्जी तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सिस्टम की एनर्जी चेंज नहीं हुई। पहले भी 20 स्टूडेंट थे, अभी भी 20 स्टूडेंट्स हैं, बस अब वो टीचर के बाहर जाने के बाद ज़्यादा डिसऑर्डर हो गया क्लास में। और टेंडेंसी होती है डिसऑर्डर की। अब पेड़ से पत्ते गिरते तो कैसे गिरते हैं? एक के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह से एक एक के ऊपर ढेर लगता है? नहीं, रैंडमली गिरते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव अ स्टैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, ताश के पत्ते जो होते हैं, अगर उनको आप गिरा देते हो तो क्या वो कैसे गिरेंगे? ऑर्डर में गिरेंगे कि एक के ऊपर दूसरा इस तरह से स्टैक में? नहीं, रैंडमली गिरते हैं। तो किसी भी सिस्टम की टेंडेंसी होती है ज़्यादा रैंडमनेस में जाने की, ज़्यादा डिसऑर्डर क्रिएट करने की। इवेपोरेशन में भी क्या हो रहा है? जो पानी एक लिमिटेड स्पेस में है वो दूर दूर तक जाना चाहता है, मोर डिसऑर्डर होना चाहता है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर गैसेस के डिफ्यूज़न में हो रहा है। गैसेस के डिफ्यूज़न में क्या हो रहा है? ए गैस के पार्टिकल सिर्फ लेफ्ट में थे, अब वो राइट में भी पहुँच गए तो उनका डिसऑर्डर बढ़ा। बी के पार्टिकल लेफ्ट में आ गए, उनका डिसऑर्डर बढ़ा। तो हम ये बोल सकते हैं कि द सिस्टम हैज़ बिकम लेस प्रिडिक्टेबल और मोर केओटिक। तो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है स्पॉन्टेनिटी का, कि स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन वो है जहाँ पर सिस्टम की रैंडमनेस बढ़े, सिस्टम का डिसऑर्डर बढ़े। तो डिसऑर्डर तो वर्ड समझ आ गया होगा। अब डिसऑर्डर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो, सॉलिड में सारे के सारे पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, अपनी जगह से हिल नहीं सकते ज़्यादा, तो ये एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। इसको अगर हम हीट करेंगे तो उसको एनर्जी मिलती है, मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी आई, थोड़ा बहुत मूवमेंट बढ़ती है, तो वो थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। अब इसमें डिसऑर्डर आ गया, अब ये उतना ऑर्डर्ड नहीं है। इसको फर्दर अगर हम हीट करें तो ये गैस बन जाएंगे, तो पार्टिकल और दूर हो जाएंगे। तो मीन सॉलिड में सबसे ज़्यादा ऑर्डर है और गैस में सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया ना कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड है सॉलिड और सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है गैस। तो नाउ वी इंट्रोड्यूस अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन, एंट्रोपी। तो ये जो डिसऑर्डर है इसको डिफाइन करने के लिए क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली हम एंट्रोपी डिफाइन कर रहे हैं। तो एक नया फैक्टर, जैसे एंथैल्पी था, इंटरनल एनर्जी था, तो ये एक नया फैक्टर आया एंट्रोपी। इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर, कि किसी सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है या कितनी रैंडमनेस है उसका मेजर है। नाउ ध्यान ये रहे, एंट्रोपी इज नॉट डिसऑर्डर, इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर। मतलब डिसऑर्डर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, डिसऑर्डर कम होगा तो एंट्रोपी कम होगी। ठीक है, जैसे कि आपकी सैलरी अगर बढ़ेगी तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, सैलरी कम होगी तो खर्चे भी कम होंगे, पर सैलरी आपका खर्चा तो नहीं है ना। तो सिमिलरली सैलरी इज अ मेजर ऑफ योर स्पेंडिंग, मोर सैलरी मोर स्पेंडिंग। वैसे ही एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर, एंट्रोपी इज नॉट डिसऑर्डर। ओके, नाउ तो यहां से क्लियर हो गया। तो वी कैन थिंक ऑफ एंट्रोपी एज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ही एंट्रोपी की वैल्यू हायर होगी।
और हर सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा डिसऑर्डर में जाना चाहता है। ठीक है, कभी भी यूनिवर्स में जो प्रोसेस हो रहे हैं उनकी टेंडेंसी ऑर्डर क्रिएट करने की नहीं होती, ज़्यादा डिसऑर्डर क्रिएट करने की होती है। ठीक है, यू कैन टेक मैनी एग्जाम्पल्स अराउंड यू इन द नेचर इटसेल्फ। क्लियर? तो क्रिस्टलिन, सॉलिड, फिर लिक्विड, देन गैस, इन तीनों में एंट्रोपी सबसे ज़्यादा गैस की होगी और सबसे कम एंट्रोपी होगी सॉलिड की। तो अब इसको अगर हम डिफाइन करें एंट्रोपी को फॉर्मूले की फॉर्म में, तो फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? ठीक है, देखें, नाउ लेट्स ट्राई टू क्वांटिफाई एंट्रोपी। वन वे इज टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और द chaotic डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग मॉलिक्यूल्स वुड बी थ्रू स्टेटिस्टिकल मेथड। तो स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। अदर वे वुड बी टू रिलेट दिस प्रोसेस टू द हीट इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस विच वुड मेक एंट्रोपी अ थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट। देखो, किसी भी सिस्टम में अगर आप हीट ऐड करते हो, ठीक है, किसी भी सिस्टम में, तो मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा मोशन आता है, मूवमेंट बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो उनमें जो रैंडमनेस है वो बढ़ेगी। तो हीट ऐड करने से रैंडमनेस तो बढ़ती है, तो हीट और एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है, पर हीट इज़ नॉट एंट्रोपी। ओके, अब ये क्यों नहीं है, ये भी देखते हैं। तो एंट्रोपी जो है इट इज़ अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, तो ये भी एक स्टेट फंक्शन है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो डेल्टा एस क्या होगा? एस ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एस ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, अब हीट और एंट्रोपी रिलेटेड है, ये तो हमने देख लिया कि हीट हैज़ रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन अ सिस्टम, पर कैन वी देन इक्वेट डेल्टा एस विद क्यू? वेट, नहीं, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर सिर्फ हीट पे डेल्टा एस डिपेंड करता है? नहीं। क्यों? इसका एग्जांपल ऐसा है, जैसे कि दो स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए ने, इसके पास ऑलरेडी लेट अस से 5000 रुपीज़ हैं, ठीक है। स्टूडेंट बी के पास ओनली 500 रुपीज़ हैं। अब हम दोनों को 100 रुपये देते हैं, ठीक है, या चलो दोनों को 500 रुपये देते हैं, इसको भी 500 दिए और इसको भी 500 दिए, तो इट इज़ सेम एज कि दो सिस्टम को हमने बराबर हीट दी। ये 500 रुपीज़ लेने पे ये 5000 वाला ए उतना खुश नहीं हुआ, क्योंकि इसका ऑलरेडी बहुत है। 500 उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है, 1/10 है। पर बी बहुत खुश हुआ, क्यों? क्योंकि उसके पास जितना था उतना ही और मिल गया, डबल हो गया। ठीक है, ए का जो अमाउंट था वो 1/10 अमाउंट से बढ़ा, बी का जस्ट डबल हो गया। तो सेम अमाउंट ऑफ मनी देने से दोनों में जो एक्साइटमेंट आई वो बराबर नहीं आई। इट मीन्स अगर एक सिस्टम ऑलरेडी हॉट है, दूसरा कोल्ड है, हॉट में तो पहले से ही रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है पार्टिकल्स की, तो इसको भी आप उतनी ही हीट देंगे जितनी आप कोल्ड को देंगे। तो हॉट में तो ऑलरेडी रैंडमनेस ज़्यादा है कि उसमें इंक्रीज तो आएगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, कोल्ड में पार्टिकल्स के पास रैंडमनेस कम है, तो उतनी हीट एब्जॉर्ब करने से उनमें जो गेन आएगा रैंडमनेस का वो ज़्यादा होगा। मतलब जो चेंज इन एंट्रोपी है या चेंज इन रैंडमनेस है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ऑल्सो। जिसका टेम्परेचर कम होता है वो उतनी ही हीट लेके ज़्यादा खुश है, तो जिसका टेम्परेचर कम वो हीट लेने पे ज़्यादा रैंडमनेस शो करेगा। तो मतलब डेल्टा एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और हीट ज़्यादा दोगे तो ऑब्वियस ही बात है डेल्टा एस बढ़ेगा, तो डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आता है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। अब ये ध्यान रखना कि ये क्यू रिवर्सिबल ही होगा हमेशा, मतलब एक रिवर्सिबल प्रोसेस में कितना हीट चेंज हुआ है दैट डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पे वो हीट चेंज हुआ, दैट डिफाइंस डेल्टा एस। तो मतलब अगर आप ए से बी जा रहे हो और ये एक इरिवर्सिबल पाथ है और आपको डेल्टा एस कैलकुलेट करना है,
तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम ए से बी रिवर्सिबल से अगर रिवर्सिबल से जाते तो क्या हीट चेंज आता, उस हीट चेंज को क्यू रिवर्सिबल को डिवाइड बाय टेम्परेचर करेंगे तभी डेल्टा एस मिलेगा। तो ये सिर्फ रिवर्सिबल पाथ के थ्रू ही कैलकुलेट किया जा सकता है, इरिवर्सिबल के थ्रू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ओके, तो आई थिंक एंट्रोपी का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इसमें कि जो अब पार्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, दैट वी विल स्टडी कि हाउ टू कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट प्रोसेसेस, और व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं। तो कुछ स्टेटमेंट्स को अब हम स्टडी करेंगे। तो अब तक हमने एंट्रोपी के बेसिक कॉन्सेप्ट को तो पढ़ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर अ प्रोसेस। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोसेस का मतलब है कि कोई भी प्रोसेस अगर किसी डायरेक्शन में होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, तो उसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्यों वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ऐसा फैक्टर है जो उसको फोर्स कर रहा है उस डायरेक्शन में। तो किसी भी प्रोसेस के लिए दो फैक्टर्स होते हैं जो उसको ड्राइव करते हैं। वन इज द टेंडेंसी टू अचीव मिनिमम एनर्जी, कि कोई भी प्रोसेस अपनी एनर्जी को, या कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, और सेकेंडली वो अपनी एंट्रोपी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, मतलब डिसऑर्डर मैक्सिमम हो और एनर्जी मिनिमम हो। तो ये दोनों टेंडेंसी रहती हैं। तो जब भी कोई प्रोसेस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, हो सकता है कि इस डायरेक्शन में जाते हुए एनर्जी भी डिक्रीज हो रही हो और एंट्रोपी भी बढ़ रही हो। ठीक है, अगर ये दोनों ही फैक्टर्स सेटिस्फाई हो गए तब तो ये हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है ना, क्योंकि दो ही फैक्टर हैं, एक एनर्जी को मिनिमाइज करने की टेंडेंसी है और एक एंट्रोपी को मैक्सिमाइज करने की टेंडेंसी है। तो अगर किसी डायरेक्शन में चलते हुए एनर्जी भी घट रही हो और एंट्रोपी भी बढ़ रही हो तो ये तो हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगा। अब हो सकता है कभी कभी किसी डायरेक्शन में जाने पे एनर्जी बढ़ रही है और एंट्रोपी भी बढ़ रही है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी वाला फैक्टर है ये तो फेवरेबल नहीं रहा, क्योंकि टेंडेंसी तो एनर्जी को मिनिमम रखने की थी, तो ये फेवर में नहीं है, पर एंट्रोपी वाला फेवर में है। तो जब एक फैक्टर अगेंस्ट काम कर रहा हो और दूसरा फैक्टर फेवर में काम कर रहा हो, तब क्या होगा, तब जो डोमिनेट करेगा वो डिसाइड करेगा। अगर एनर्जी वाला फैक्टर ज़्यादा बड़ा है और वो फेवर में नहीं है तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, पर अगर एंट्रोपी वाला फैक्टर बड़ा है और क्योंकि वो फेवर में है तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो जब दोनों फैक्टर्स सपोर्ट में नहीं होते, एक होता है, तो हमें देखना पड़ता है कि ज़्यादा बड़ा फैक्टर कौन सा है। तो जो बड़ा फैक्टर होता है वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहां बोलेंगे कि जो डोमिनेंट फैक्टर है इज द डिसाइडिंग वन, कि स्पॉन्टेनियस होगा ये प्रोसेस या नहीं होगा। और तीसरा केस ले लेते हैं कि एनर्जी बढ़ रही है और एंट्रोपी घट रही है। अब एनर्जी बढ़ रही है तो मिनिमम तो नहीं हो रही, उल्टा मैक्सिमाइज हो रही है, तो ये भी फेवरेबल नहीं है, और एंट्रोपी बढ़ने की जगह घट रही है, ये भी फेवरेबल नहीं है। तो ऐसा केस कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक फैक्टर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं कि दोनों सपोर्ट कर रहे हो, एक कर रहा हो दूसरा नहीं कर रहा, या दोनों ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो ओवरऑल स्पॉन्टेनिटी को समझने के लिए अब हमें दो फैक्टर पढ़ने होंगे, एक एनर्जी वाला और एक एंट्रोपी वाला। ठीक है, अब इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, पहला एग्जांपल देते हैं कि मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस, इसमें लेट अस से कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने बीच में पार्टीशन किया हुआ है। अब पार्टीशन के लेफ्ट तरफ हम बोल देते हैं कि हमारे पास गैस ए है और दूसरी तरफ है गैस बी। जब ये पार्टीशन हम बीच में से रिमूव कर देंगे,
ठीक है, पार्टीशन हमने रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, तो मान लेते हैं जो गैस ए के पार्टिकल्स थे वो हमने यहाँ पर ग्रीन डॉट से रिप्रेजेंट किए, और जो गैस बी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको हमने ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किया। तो धीरे धीरे ब्लू इधर जाने लगेंगे और जो ग्रीन पार्टिकल्स हैं वो इधर, तो फाइनली दोनों में मिक्सिंग होगी। अब ये जो सिस्टम था ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर बाहर ना तो कोई मैटर आ सकता है, कोई मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता, और कोई एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो मतलब ना तो एनर्जी बढ़ सकती ना कम हो सकती। तो यहाँ पर जो एनर्जी चेंज है, ना कोई हीट गेन होगी ना लूज होगी ना वर्क होगा ना डन बाय द सिस्टम। तो एनर्जी चेंजेस क्या होगी, ज़ीरो। तो जब एनर्जी चेंज ज़ीरो हो गया तो एक फैक्टर तो बचा ही नहीं, एनर्जी वाला फैक्टर तो आपके लिए बाहर हो गया। अब बचा सिर्फ एंट्रोपी वाला फैक्टर। तो एक ही फैक्टर बचा है एंट्रोपी, वही डिसाइड करेगा। अब गैसेस जब ज़्यादा फैलेंगी, ज़्यादा इधर उधर जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, जब गैस एक लिमिटेड से अपने एरिया में, इस एरिया में ए गैस है, तो इसका डिसऑर्डर बहुत कम है। जब ये और ज़्यादा फैल पाएगी, ज़्यादा स्प्रेड होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरे स्पेस में, तो ऑब्वियस सी बात है एंट्रोपी बढ़ेगी। तो हम बोलते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीजेज अपॉन मिक्सिंग। जब दो चीज़ें मिक्स होती हैं तो हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। ऑलवेज रिमेंबर, दो चीज़ों को मिक्स करने का मतलब ही एक तरह का डिसऑर्डर क्रिएट करना है। तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी मिक्स करने पे। तो डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है। तो जब एनर्जी वाला फैक्टर है ही नहीं और एंट्रोपी इसमें बढ़ रही है, तो एक ही फैक्टर है और वो सपोर्ट कर रहा है। तो ये कैसा है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और कब स्पॉन्टेनियस, हमेशा, ऑलवेज, क्योंकि एक ही फैक्टर है और वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक केस हो गया जहां एनर्जी वाला फैक्टर बिल्कुल भी नहीं था पर एंट्रोपी वाला फैक्टर सपोर्ट में था। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में अगर आपको कहा जाए फर्श पे पड़ा हुआ पानी, ठीक है, फर्श पे थोड़ा सा पानी आपने एक गिलास फेंक दिया, तो 3 4 5 घंटे में ये सारा का सारा पानी इवेपोरेट कर जाता है। चाहे सर्दियां हो गर्मियां हो, पानी इवेपोरेट कर जाएगा। ओके, अब दूसरे केस में मैं आपको बोलता हूं कि यही पानी, इतना ही पानी आप एक कंटेनर में ले लो। ठीक है, लेटर से आपने एक पतीले में इतना पानी ले लिया कंटेनर में, और इसको ऊपर से आपने ढक दिया, कवर कर दिया। ठीक है, तो पहले केस में तो सारा का सारा पानी इवेपोरेट कर गया था। दूसरे केस में भी वही कमरा है, वही टेम्परेचर है, वही कंडीशंस हैं और पानी भी उतना है। तो क्या आपको लगता है कि दूसरे केस में ये पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट कर जाएगा, मतलब पानी बचेगा नहीं, सारे वेपर बन जाएंगे? नहीं होगा। ठीक है, तो पहले केस में सारा का सारा पानी वेपर बन के निकल गया, इवेपोरेशन पूरी हो गई। दूसरे केस में आप 3 घंटे बाद आओ, 6 घंटे के बाद आओ, 10 घंटे के बाद आओ, स्टिल इस कंटेनर में पानी होगा। था थोड़े बहुत वेपर यहां पर बनेंगे, पर ऐसा नहीं आप बोल सकते कि सारा का सारा पानी ही वेपराइज हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है इस प्रोसेस में? अब देखो, पहला वाला एग्जांपल इसको लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट एग्जांपल में क्योंकि इवेपोरेशन के लिए लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना है, तो एनर्जी तो उसको गेन करनी है, तो एनर्जी तो बढ़ेगी सिस्टम की। ठीक है, और लिक्विड से वेपर बन रहे हैं, वेपर ज़्यादा दूर तक फैल पाते हैं, ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, तो उनके पास रैंडमनेस ज़्यादा होती है। गैस की रैंडमनेस लिक्विड से हमेशा ज़्यादा होती है, तो एंट्रोपी भी इसकी बढ़ रही है। अब ये जो दो फैक्टर्स हैं, एनर्जी का बढ़ना फेवरेबल नहीं है, एनर्जी कम होनी चाहिए, पर एंट्रोपी का बढ़ना फेवरेबल है। अब क्योंकि यहाँ पर ऊपर से कोई ढक्कन नहीं लगा था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो ये जो वेपर बने, इनको जितना भी वॉल्यूम मिलेगा उसमें फैल जाएंगे पूरे कमरे में। ठीक है, तो इनको स्प्रेड होने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, तो एंट्रोपी में जो इंक्रीज आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा, पर जो एनर्जी गेन करनी पड़ी वो बहुत ज़्यादा नहीं गेन करनी पड़ी।
तो एंट्रोपी इंक्रीज यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया, बड़ा फैक्टर हो गया, और एंट्रोपी बड़ा फैक्टर है और वो सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन या सॉरी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाता है कि स्पॉन्टेनियसली पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन से एंट्रोपी बढ़ती है और एनर्जी भी बढ़ती है, पर एनर्जी छोटा फैक्टर है और एंट्रोपी यहां पर बड़ा फैक्टर है। दूसरे केस में भी वही है, वही पानी है, वही टेम्परेचर है, सब कुछ, पर ऊपर से ढक दिया है हमने, ठीक है, इट्स बिन कवर्ड। अब इसके केस में भी एनर्जी तो बढ़ेगी अगर ये वेपर बनेगा, ठीक है, धीरे धीरे वेपराइजेशन अगर होगी तो एनर्जी तो बढ़ेगी और एंट्रोपी भी बढ़ेगी। पर क्योंकि आपने ऊपर से इसको कवर करके रखा है तो वेपर बहुत ज़्यादा बाहर स्प्रेड नहीं हो सकते, क्योंकि उनको बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम है उनके पास स्प्रेड होने के लिए। तो एंट्रोपी में जो गेन आ रहा है, एंट्रोपी में जो इंक्रीज आ रहा है वो बड़ा लिमिटेड सा है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, पर एनर्जी में इंक्रीज तो आया। तो यहां पर एनर्जी जो है ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया, और जो डोमिनेटिंग मतलब बड़ा फैक्टर एनर्जी हो गया, और एनर्जी तो सपोर्ट में नहीं है, क्यों, एनर्जी बढ़ती है तो वो स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो एनर्जी यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर है और वो बढ़ रही है तो वो सपोर्ट में नहीं है, तो इसीलिए यहां पर प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसलिए ये पूरा का पूरा पानी कभी भी वेपराइज नहीं होगा। पर जैसे ही आप इस कवर को हटा दोगे, ढक्कन को हटा दोगे, अब मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर तक फैल पाएंगे, तो एंट्रोपी वाला फैक्टर अब बढ़ जाएगा और डोमिनेंट हो जाएगा, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डे टू डे के लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं उनको हम एंट्रोपी इंक्रीज के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों वो स्पॉन्टेनियस हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना पार्ट क्लियर है आपको, ठीक है। तो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू कैन टेक डाउन द नोट्स। अब देखो नेक्स्ट इज कि डेल्टा एस की अगर हम बात करें तो डेल्टा एस कितना होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एस ऑफ फाइनल स्टेट, एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो एस अपने आप में एक स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन का मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, कैसे आप इनिशियल से फाइनल पहुंचे उस पर डिपेंड नहीं करता। और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि एक मोल अगर आप गैस लेते हो तो उसकी जो रैंडमनेस होगी वो 2 मोल से तो कम होगी, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल तो ज़्यादा रैंडमनेस। इसको ऐसे समझ लो, क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो कम शोर होता है, 40 होंगे तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा शोर होगा, ज़्यादा रैंडमनेस, डिसऑर्डर होगा, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, तो मास हम बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, तो इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसके यूनिट्स क्या होंगे, फॉर्मूला पढ़ा ना आपने, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो क्यू मीन्स एनर्जी, हीट, एनर्जी मीन जूल पर केल्विन और कैलोरी पर केल्विन, तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। अब अगर हम सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं, या चलो सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले लेट अस जस्ट गो थ्रू सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड लॉ को उसके बाद देखते हैं कि जब भी, अब हमने देखा कि कोई एक आइसोलेटेड प्रोसेस है, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम है ना, यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस आपने दिया, देखा यहाँ पे, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम था। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्योंकि एनर्जी चेंजेस तो हो ही नहीं रहे, तो इसमें एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी था कि गैसेस आराम से मिक्स कर रही हैं, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। तो हम यहां पर ये एज अ स्टेटमेंट इसको मेंशन कर सकते हैं कि इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में, ओके लेट अस जस्ट राइट इट डाउन कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस
in an isolated system, in an isolated system, entropy always increases. Entropy always increases. That is, डेल्टा एस क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा. एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है. अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी चेंज तो हो नहीं रहे. ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी तो जीरो हो गया. तो ड्राइविंग फैक्टर तो दो थे, एक एनर्जी था और एक एंट्रोपी था. अगर एनर्जी वाला फैक्टर जीरो है और ये स्पॉन्टेनियस है, तो एक ही फैक्टर बचा जो उसको स्पॉन्टेनियस कर रहा है, वो है एंट्रोपी. और एंट्रोपी कब किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करेगी? जब एंट्रोपी बढ़ेगी. तो इसका मतलब वो एंट्रोपी बढ़नी ही है. क्योंकि अगर एंट्रोपी में भी चेंज नहीं होगा तो फिर कौन सा फैक्टर बचेगा जो उसको स्पॉन्टेनियस करेगा? कोई भी नहीं बचेगा. ठीक है, तो जब एनर्जी वाला फैक्टर है ही नहीं, सिर्फ एंट्रोपी वाला फैक्टर ही इसकी स्पॉन्टेनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और सिस्टम आइसोलेटेड है, तो एंट्रोपी हमेशा बढ़नी ही चाहिए. तो डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. अब आइसोलेटेड सिस्टम हमने शुरुआत में पढ़ा भी था कि यूनिवर्स अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है. ठीक है, तो अगर हम डेल्टा एस टोटल भी लिखें या इसको आप डेल्टा एस यूनिवर्स भी लिखो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्स की जो डेल्टा एस है, चेंज इन एंट्रोपी है, यूनिवर्स में क्या आता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग आता है. तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. और क्योंकि यूनिवर्स अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, अब अगर हम ये भी ना लिखें, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में जो प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, कुछ मैक्सिमम स्पॉन्टेनियस ही होते हैं. डे टू डे लाइफ में जो हमारे प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस ही होते हैं. ठीक है, तो मतलब एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा बढ़ रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, कि यूनिवर्स ज़्यादा से ज़्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट में जा रहा है. लगातार हर एक मोमेंट में यूनिवर्स का डिसऑर्डर, उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है. तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सेकंड लॉ की ही एक स्टेटमेंट आती है. ठीक है, कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज. क्लियर? फिर एक नया प्रोसेस हम यहां पर देखो, साथ के साथ आपको नोट डाउन भी करते रहना है. एक नया प्रोसेस आता है जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, उसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब हुआ कि एंट्रोपी उसमें कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, इतना क्लियर है ना? तो एंट्रोपी जिस प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है उसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं. तो आगे हम ग्राफ जब पढ़ेंगे कुछ, तो वहां पर देखेंगे कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बेसिकली कब आता है, उसमें हीट चेंजेस का क्या रिलेशन है उसके साथ. ठीक है, तो इतना बात तो क्लियर हो गया. अब जो डेल्टा एस की हमने डेफिनेशन या फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा एस कितना था, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर. तो जब एक रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं हम, तो इनिशियल से फाइनल स्टेट की तरफ चलते हैं. तो रिवर्सिबल प्रोसेस में तो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलते हैं, तो इंटीग्रल करना पड़ेगा. तो स्मॉल स्टेप में जो हीट चेंज आएगा दैट इज डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर. ठीक है, तो जब भी आपको ए स्टेट से बी स्टेट पे जाना है और आपको उसके लिए एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है, तो हम एक रिवर्सिबल पाथ ढूंढते हैं. ज़रूरी नहीं कि आप ए से बी रिवर्सिबल पाथ से जाओ, हो सकता है कि आप इरिवर्सिबल से गए, पर
वी विल फाइंड अ रिवर्सिबल पाथ कि अगर ए से बी जाना हो तो रिवर्सिबल पाथ कौन सा है। उस रिवर्सिबल पाथ के लिए जो भी हीट चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे एंट्रोपी निकलती है। तो एंट्रोपी में जो Q आता है ये हमेशा रिवर्सिबल ही होता है। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी ये dQ इरिवर्सिबल नहीं हो सकता। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि एंट्रोपी चेंज फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, कि जब फेज चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तब एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास देखो जब सॉलिड है और सॉलिड से हम लिक्विड में जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन या मेल्टिंग। और लिक्विड से जब हम वेपर में जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड जाने में जो हीट देनी पड़ती है Q रिवर्सिबल किसके बराबर होगा, डेल्टा H फ्यूजन, क्योंकि मेल्टिंग एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर पे चीज़ें मेल्ट करती हैं। आइस क्यूब को रख दो वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज होता है उसी को डेल्टा H लिखते हैं। तो इस केस में जो डेल्टा S फ्यूजन आएगा कि मेल्टिंग के दौरान जो डेल्टा S है दैट इज Q रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। तो Q किसके बराबर है, डेल्टा H फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर। मेल्टिंग होती किस टेम्परेचर पे है, मेल्टिंग पॉइंट पे, तो टेम्परेचर आ जाएगा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आइस के लिए या वाटर के लिए आप डेल्टा S फ्यूजन कैलकुलेट कर रहे हो तो डेल्टा H डिवाइड बाय किस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट करती है, 273 केल्विन। सिमिलरली लिक्विड जब वेपर में जा रहा है तब जो Q रिवर्सिबल आएगा दैट विल बी डेल्टा H वेपराइजेशन। तो डेल्टा S वेपराइजेशन किसके बराबर होगा, डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये फॉर्मूला हो गया कि जब फेज चेंज होना है तब हम डेल्टा S कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इतना पार्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट इज अ डेरिवेशन कि जहां पर हम एक्चुअल फॉर्मूला देखेंगे कि जब एक आइडियल गैस किसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, वो प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, आइसोथर्मल हो सकता है, एडियाबैटिक, कोई भी प्रोसेस, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लो कि एंट्रोपी कैलकुलेशन या एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग अ प्रोसेस। तो लेट अस से हम स्टेट ए से जा रहे हैं स्टेट बी पे। स्टेट ए पे हमारे जो वैल्यूज़ हैं प्रेशर की P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1, और स्टेट बी में P2 V2 T2। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेल्टा S को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज dQ प्लस dW। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कि dQ इज इक्वल टू du माइनस dW। ओके, एंड अगर हम एक रिवर्सिबल पाथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि एंट्रोपी चेंज के लिए हमें रिवर्सिबल पाथ चाहिए होता है, तो dQ को क्या लिखेंगे, dQ रिवर्सिबल फॉर अ रिवर्सिबल पाथ। ठीक है, और वर्क भी उसमें रिवर्सिबल आ जाएगा। तो वर्क क्या होता है, वर्क इज बेसिकली माइनस PdV। तो यहां से आ जाएगा आपके पास फर्दर कि dQ रिवर्सिबल इज इक्वल टू du, वर्क को माइनस PdV लिखेंगे तो ये माइनस है और ये माइनस आएगा दैट इज प्लस प्लस PdV। ठीक है, ये प्रेशर कौन सा है, देखो जब रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल में सिस्टम और सराउंडिंग तो ऑलमोस्ट ऑलवेज इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो रिवर्सिबल पाथ में जो P एक्सटर्नल होगा वो P गैस के बराबर होगा। तो ये है बेसिकली P एक्सटर्नल इंटू dV। तो इसको P गैस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको लिखते हैं आप du प्लस P गैस इंटू dV। क्लियर। अब डेल्टा S कैलकुलेट करना है तो हमें इंटीग्रेट करना है dQ रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर को इनिशियल स्टेट A से फाइनल स्टेट
बी तक। ठीक है, तो डी क्यू किसके बराबर है, डी यू प्लस पी गैस इंटू डी वी डिवाइड बाय टेम्परेचर, और इंटीग्रेट करेंगे इसको इनिशियल टू फाइनल स्टेट ए से बी तक। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो फर्स्ट यू जस्ट नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें डी यू और पी डी वी को हम कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो फॉर एन आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि P अपॉन टी, P अपॉन टी क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि डी यू अपॉन टी को सेपरेट लिख सकते हैं, डी यू अपॉन टी प्लस पी गैस इंटू डी वी अपॉन टी। तो यहाँ P अपॉन टी आ रहा है ना, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी का मतलब है कि P अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर डिवाइड बाय वी। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे P बाई टी की जगह पे। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू, और डी यू कितना होता है, एन सी वी डी टी। ठीक है, तो डी यू की जगह आ जाएगा एन सी वी डी टी डिवाइड बाई टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर वाला पार्ट हो गया। तो टेम्परेचर हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, T1 से T2 प्लस इंटीग्रल ऑफ, ठीक है इसको आप ब्रैकेट में ले सकते हो, इंटीग्रल ऑफ P अपॉन टी को लिखेंगे एन आर अपॉन वी इंटू डी वी। ये डी वी है, तो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, V1 से V2। ओके, तो ये हो गया। और ये हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सिस्टम के लिए। तो दिस इज इक्वल टू, अब इंटीग्रल करने पे, इंटीग्रेशन पे एन सी वी नेचुरल लॉग T2 डिवाइड बाय T1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा, तो नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ए अपॉन बी प्लस, अब देखो एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो डी वी अपॉन वी वही आ जाएगा, तो एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाय वी वन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया डेल्टा एस सिस्टम के लिए। ठीक है, जस्ट नोट डाउन दिस फॉर्मूला। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है कि जब आपके पास एक आइडियल गैस है, वो किसी प्रोसेस में है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे हम केसेस लगाएंगे। पहला केस है अगर हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला है रिवर्सिबल, कि आइसोथर्मल हम रिवर्सिबल भी करवा सकते हैं, और दूसरा इरिवर्सिबल भी करवा सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, वो आइसोथर्मल में पहले हो गया कि T1 और T2 बराबर होंगे, तो T1 T2 बराबर नेचुरल लॉग 1 इज 0। ठीक है, सेकेंडली V2 बाई V1, तो आइसोथर्मल में वॉल्यूम तो चेंज होगा, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू एन आर नेचुरल लॉग V2 बाई V1 बचेगा। ठीक है, क्लियर है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में T1 T2 बराबर होते हैं, तो ये T2 बाई T1 वाला पहला जो फैक्टर है ये 0 हो जाएगा, तो दूसरा फैक्टर बचेगा, तो डेल्टा एस सिस्टम आ गया इतना। और डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होगा, देखो रिवर्सिबल है तो सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो सिस्टम की एंट्रोपी मान लो अगर 50 से बढ़ती है तो सराउंडिंग की 50 से कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सराउंडिंग उतनी लूज कर रहा है, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी उतने से कम होगी। ठीक है, तो डेल्टा सराउंडिंग आ जाएगा इसका नेगेटिव, माइनस एन आर नेचुरल लॉग V2 बाय V1। ओके, तो अगर डेल्टा सिस्टम इतना है, सराउंडिंग उसका नेगेटिव है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स कितना होगा, 0। ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसी को इसके नीचे लिख देते हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस यूनिवर्स 0 होगा। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि सर थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा था कि डेल्टा एस यूनिवर्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। वो इसीलिए पढ़ा था कि यूनिवर्स में सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस थोड़ा ना होते हैं। रिवर्सिबल तो एक आइडियल प्रोसेस है,
यूनिवर्स में मेजॉरिटी ऑफ जो प्रोसेस हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम, वो तो इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो जब एक हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एस सिस्टम कितना आएगा, सेम, ये एन आर नेचुरल लॉग V2 बाय V1, डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू एन आर नेचुरल लॉग V2 बाय V1, पर जो डेल्टा एस सराउंडिंग है वो इतना नहीं आता। ठीक है, वो इसका नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं रहते, तो सिस्टम में जो चेंज आएगा उसका जस्ट ऑपोजिट चेंज सराउंडिंग में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने पे आ जाता माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी अपॉन टेम्परेचर। तो अब अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे फाइनली, तो यहाँ जो डेल्टा एस यूनिवर्स आएगा इट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो ऑलवेज। तो टोटल अगर हम देखा जाए आइसोथर्मल का रिवर्सिबल क्या ज़ीरो है, इरिवर्सिबल का डेल्टा एस यूनिवर्स नॉन ज़ीरो है, मतलब पॉजिटिव है। तो दोनों के मिला के डेल्टा एस यूनिवर्स तो पॉजिटिव ही रहा ना, एक में ज़ीरो था एक में पॉजिटिव था, तो मिला दो तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस ज़ीरो होता है यूनिवर्स का, पर इरिवर्सिबल में हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। प्रूफ इसका अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पहला होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो जो ऊपर जनरल इक्वेशन है ना, बस इसी के ऊपर कंडीशन लगाते रहना। आइसोथर्मल था तो टेम्परेचर बराबर कर दिया, आइसोकोरिक होगा तो V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड एग्जांपल देखते हैं अब। तो सेकेंड केस इज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट चेंज जीरो होता है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो एडियाबैटिक में भी एक केस आ गया हमारे पास रिवर्सिबल का और दूसरा केस आ जाएगा इरिवर्सिबल का। तो रिवर्सिबल के केस में डेल्टा एस कितना होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो हीट चेंज तो पहले जीरो है तो डेल्टा एस जीरो। और रिवर्सिबल में सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में होता है, तो अगर डेल्टा एस सिस्टम का जीरो है तो डेल्टा एस सराउंडिंग का भी जीरो होगा, तो डेल्टा एस यूनिवर्स भी जीरो होगा। तो देखो रिवर्सिबल में यहां पर भी यूनिवर्स का डेल्टा एस जीरो आ रहा है, पर इरिवर्सिबल में अगर हम देखेंगे तो डेल्टा एस सिस्टम इट इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो, और डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो ऐड करेंगे। अब यहां पे आपको लगेगी डेल्टा एस सराउंडिंग यहां पर जीरो क्यों होगी, क्योंकि सराउंडिंग ने कोई हीट गेन नहीं की, कोई हीट लूज नहीं की। ठीक है ना, तो सराउंडिंग के लिए तो क्यू जीरो था, तो सिस्टम ने भी तो कोई हीट गेन नहीं की, लूज नहीं की। पर आइसोलेटेड वाला केस याद है, आइडियल गैसेस मिक्स कर रही हैं, उस केस में भी तो कोई हीट चेंज नहीं हुआ था, एनर्जी चेंज जीरो था, बिल्कुल जीरो था, कोई हीट गेन नहीं हुई, लूज नहीं हुई, सिर्फ गैसेस मिक्स हो रही हैं और मिक्सिंग से एंट्रोपी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आइसोलेटेड भी होगा तब भी डेल्टा एस पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसलिए एडियाबैटिक में कोई हीट गेन नहीं हुई, पर स्टिल सिस्टम का डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है, सराउंडिंग का जीरो है, पर डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो आया। तो रिवर्सिबल प्लस इरिवर्सिबल सब मिला के देखें तो डेल्टा एस यूनिवर्स तो स्टिल ग्रेटर देन जीरो बचा। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब इसी तरह अगर हम आगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए देखो, ठीक है, आइसोकोरिक और आइसोबारिक के लिए, तो उनके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर उनमें हमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइसोकोरिक एंड फोर्थ इज आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो डेल्टा एस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे
एन सी वी नेचुरल लॉग T2 बाय T1 ओनली, क्योंकि V1 V2 कट जाएगा। अब इसको हम एन सी वी नेचुरल लॉग P2 बाय P1 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो PV इज इक्वल टू एन आर टी। वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ठीक है, एन भी कांस्टेंट होता है, तो देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T हुआ ना, तो अगर T2 बाय T1 है तो उसको P2 बाय P1 भी लिख सकते थे। ओके, तो आइसोकोरिक में ये दो फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा एस में अब थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है, यहाँ जो फॉर्मूला था यहाँ पर प्रेशर वाला तो कोई है ही नहीं, ये तो V2 बाई V1 है, T2 बाई T1 है, पर इस इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को चेंज हम कर सकते हैं, प्रेशर वाली टर्म उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डेल्टा एस तब आता है NCP नेचुरल लॉग T2 बाय T1, और इसको लिखते हैं NCP नेचुरल लॉग V2 बाई V1, क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर आता है। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या हुई, वॉल्यूम कांस्टेंट वाले में CV यूज करना है, प्रेशर कांस्टेंट वाले में CP यूज करना है। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज हैं। तो आई थिंक इतने फॉर्मूलाज आपने नोट डाउन कर लिए। ठीक है, एंट्रोपी के केस में आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएंगे, न्यूमेरिकल पार्ट बहुत कम आता है, और जो भी आता है वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4-5 इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखते हैं एनसीईआरटी के, और फिर देखते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ। ठीक है, ये सारा कुछ समझने के बाद